Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा अर्हेनियस कोलिजन थ्योरी, अर्हेनियस का संघट्टवाद। यह जो लेसन चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, ये एनसीईआरटी की यूनिट 4 है। केमिकल काइनेटिक्स जो है फिजिकल की एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम किसी पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं कि वह ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, कि सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन है कि एडिशन है। हम इस लेसन पढ़ते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं कैसे अपने कंसंट्रेशन को समय के साथ चेंज करते हैं। तो यह जो पूरा जो लेसन है वह अधिकतम जो है इसकी जो जितने सारे कॉन्सेप्ट है वह एक्सपेरिमेंटल है। तो इसमें हम किसी भी रिएक्शन के रेट पढ़ते हैं, उस रेट पर कितने फैक्टर असर डालते हैं उसको पढ़ते हैं, फैक्टर के साथ साथ रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ते हैं और यह देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन के रेट पे जो रिएक्टिंग स्पीशीज होता है उसका कंसंट्रेशन कैसे असर डालता है उसको पढ़ते हैं ऑर्डर के रूप में। तो हम जब शुरुआत किए थे रेट ऑफ रिएक्शन पर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस लेसन का सेकेंड लेक्चर हमारा है, सेकेंड वीडियो है। तो हम बताए थे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उस रिएक्शन पर जो सबसे एडवांस फैक्टर होता है, जो सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है उसका नाम होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है रिएक्शन की रेट वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ है उसके हिसाब से अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो उसकी जो रेट होती है अपने इनिशियल से दोगुनी हो जाती है। मतलब हर 10 डिग्री पर रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब होता है टेम्परेचर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, बड़ा उसका रोल होता है रिएक्शन के रेट पर। अब रिएक्शन कैसे होती है इसको समझाने के लिए दो थ्योरी आती है। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट कहते हैं। एक थ्योरी आती है जिसका नाम रखा गया कोलिजन थ्योरी और जो दूसरी थ्योरी आती है उसका नाम रखा गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो जो पहली थ्योरी है कोलिजन थ्योरी है वह सबसे रेशनल है और सबसे क्लासिकल है और इस थ्योरी को दिया था अर्हेनियस ने। अर्हेनियस ने कहा था जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वे दो टाइप के होते हैं। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पैसिव मॉलिक्यूल होते हैं। जो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी औरों से ज़्यादा होती है, उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ज़्यादा वेलोसिटी होती है। ज़्यादा वेलोसिटी होती है तो ज़्यादा रिएक्शन के बीकर में रैंडम कंटिन्यूअस जिग-जैग रैपिड मोशन करते हैं। इस प्रकार का रैंडम कंटिन्यूअस जिग-जैग रैंडम मोशन को ब्राउन मोशन कहते हैं। ऐसा मोशन होने से सभी एक्टिव मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, टक्कर मारते रहते हैं। टक्कर मारने से बांड के टूटने की क्षमता होती है, लेकिन मतलब इनके हिसाब से रिएक्शन होने की जो सबसे पहली शर्त होती है वह होती है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का एक दूसरे को टक्कर मारना। और टकराहटें भी दो टाइप की होती हैं। एक ऐसी होती है जिनके टक्कर मारने से रिएक्टेंट के बांड नहीं टूटते हैं, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है, और कुछ ऐसी टकराहटें होती, कोलिजन्स होते हैं जो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिससे बांड टूट जाता है, रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। मतलब अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस रिएक्शन होने की पहली शर्त है दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना, अगली शर्त है इफेक्टिव कोलिजन होना। इसका मतलब यह हो गया सभी कोलिजन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वे कोलिजन जो रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन की सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए। अगर किसी भी रिएक्शन के रिएक्टिंग स्पीशीज के पास एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी है जिससे वह इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं और वह इफेक्टिव कोलिजन करके उस रिएक्शन की एनर्जी बैरियर को पार कर सकते हैं, तो उस मिनिमम अमाउंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। उसे हिंदी में दहली ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अर्हेनियस के अकॉर्डिंग रिएक्शन होने की पहली शर्त होती है एक्टिव मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन करना। दूसरा पॉइंट है एक्टिव मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन करके एक दूसरे को टक्कर मारना। तीसरा पॉइंट होता है कि टकराहटें इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब जो टकराते रहें वह इफेक्टिव कोलिजन हो। इफेक्टिव कोलिजन होगा
तब जाके रिएक्शन हो सकती है। और इतनी इफेक्टिव कोलिजन के लिए हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए, जिस एनर्जी को रख करके कोई भी मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करे और रिएक्शन एनर्जी बैरियर को पार करे। उस मिनिमम अमाउंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी की मौजूदगी, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को देहरी ऊर्जा कहते हैं। यह अर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी है। तो मैं अर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी को पॉइंट वाइज एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं। इनका नंबर 1 पॉइंट है कि रिएक्शन होने के लिए दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना चाहिए। मतलब कोलिजन होना रिएक्शन की पहली शर्त है। दूसरा, जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है वे मॉलिक्यूल एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं। तो जितना ज्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ज्यादा उनकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा रैंडम मोशन होगा, उतना ज्यादा कोलिजन होगा। सभी कोलिजन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। थर्ड पॉइंट, वे कोलिजन जो इफेक्टिव होते हैं या रिएक्शन को कर सकते हैं, उस कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए 2 पॉइंट बहुत मेन नेसेसरी है। नंबर 1 है कि मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए। तो वह मिनिमम अमाउंट की एनर्जी, जिस एनर्जी को रख के कोई मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर सकता है और रिएक्शन की एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता है, उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। THRESHOLD थ्रेशोल्ड एनर्जी कही जाती है। इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ET। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो वह मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को पार करेगा और इफेक्टिव कोलिजन कर सकता है। चौथे में एक और पॉइंट है, वही मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करते हैं जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के प्रॉपर ओरिएंटेशन में होते हैं। अगर मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बावजूद भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो सकता। अब ये जानना होगा कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने कहा सेकंड है, इसमें फोर्थ का सेकंड पॉइंट है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना अनिवार्य है। अब ये जानना होगा प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन हो रही है, A2 प्लस B2 से बन रहा है 2AB। अब रिएक्शन में A2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। यह A2 मॉलिक्यूल है और यह B2 मॉलिक्यूल है। तो अगर इस तरीके से, इस फैशन से, इस मैनर से ये आपस में कोलाइड करते हैं, तो A को B मारेगा, B को A मारेगा, लेकिन यह A और B नहीं मार पाएगा। इनके बीच में बॉन्ड फ्यूजन की संभावना कम हो जाएगी। इफेक्टिव कोलिजन होगा लेकिन बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, तो रिएक्शन की उतनी बढ़िया प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दिया जाए, यह A, यह B, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले A2 B2 आपस में टक्कर मार रहे हैं। A2 B2 एक्टिव मॉलिक्यूल, इनके पास पर्याप्त मात्रा में काइनेटिक एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है, इफेक्टिव कोलिजन करना भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि यह प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है तो इनके द्वारा जो रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी बहुत खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे इस फैशन में, इस मैनर में दो मॉलिक्यूल आपस में आकर के टकराते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड के टूटने की चांस ज्यादा रहेंगे और इनके बीच में रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। AB और AB होगा। अरे भाई, हमें A2 B2 AB कन्वर्ट होना होगा, यह रिएक्शन की प्रोग्रेस ज्यादा होगी। नीचे वाला जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के होने से रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। प्रॉपर ओरिएंटेशन, इन सारी बातों को बताया था अर्हेनियस ने। और अर्हेनियस ने इन सारी बातों बताने के लिए टेम्परेचर का भी अपना रोल दिया था। उन्होंने कहा था टेम्परेचर बढ़ेगा
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्शन पीरियड भी बढ़ेगी, इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा। हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन का रेट दोगुना हो जाता है। तो जो उनका टेम्परेचर का रेशियो आता है उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हम रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस होगा उसके लिए हमारा अलग वीडियो आएगा। उस वीडियो में संबंधित आएगा अर्हेनियस का इक्वेशन। आज जो हमारा फोकस रहा है कि अर्हेनियस ने रिएक्शन कैसे होती है उसको समझाने के लिए उन्होंने जो थ्योरी दिया था उसका नाम रखा गया अर्हेनियस कोलिजन थ्योरी। इसका नाम हिंदी में कहते हैं अर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल के पास एक्टिव मॉलिक्यूल होना चाहिए, रिएक्टेंट के पास एक्टिव मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, रैंडम मोशन होना चाहिए, एक दूसरे को टक्कर मारना चाहिए। टक्कर मारने के लिए अगर टक्कर मारते हैं, ऐसा टक्कर मारते रिएक्शन हो जाती है, तो उस प्रकार की टकराटों को इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीज का होना अनिवार्य है। मॉलिक्यूल के पास मिनिमम अमाउंट एनर्जी होनी चाहिए, उसका नाम होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको दहली ऊर्जा कहते हैं। और मॉलिक्यूल को प्रॉपर ओरिएंटेशन में टक्कर मारना चाहिए। यह 1 2 3 4 पॉइंट है अर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी को। मेन पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। और प्रॉपर ओरिएंटेशन को मैंने इस लहजे से, इस तरीके से मैंने समझाया है। मॉलिक्यूल अगर इस फैशन टक्कर मारेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी और रिएक्शन आगे होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन के पास मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है, तो रिएक्शन नहीं होती है। तो उस मॉलिक्यूल तब आप रिएक्शन को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो जब टेम्परेचर देते हैं तो वह एनर्जी जिसको दे करके आप मॉलिक्यूल की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचा देते हैं। तो आपके द्वारा जो टेम्परेचर, जो एनर्जी दी जाती है जिससे मॉलिक्यूल एक्टिवेट होके इफेक्टिव कोलिजन करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को रख लेता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हेनियस इक्वेशन पे हमारा एक अच्छा सा वीडियो आएगा इसके अगले वाले वीडियो में। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा बातचीत होगी। और यह आज का अर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी है। इससे संबंधित जितने वीडियो हैं आप जो है अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस के केमिकल काइनेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, सीक्वेंस करके हमारा वीडियो देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। एक्चुअली यह जो वीडियो है इसको सबसे पहले देखना चाहिए। रिएक्शन के रेट के पहले ही यह वीडियो बताएगा कि रिएक्शन कैसे होती है। तो देखिए इसको, और उसका जो अगला वीडियो होगा वह होगा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पर। धन्यवाद।